दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे एक उस शख्स की जो बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी के साथ अंडरवर्ल्ड में उसने अपना जो एक स्थान बनाया उस समय पे, जब छोटा राजन की गैर हाजिरी में छोटा शकील को किलर नहीं मिल रहे थे। कैसे उस शख्स को ट्रेन किया गया, कैसे उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया गया और कैसे उस आदमी को इतना ट्रेन किया, मोटिवेट किया, उसके दिमाग में कुछ ऐसी बातें भरी गई कि वो आने वाले बहुत सारे साल वही कुछ करता रहा जो उसके आका उसको करने को कहते रहे। उस शख्स का नाम था रशीद मलबारी। अब मैं जब उसके बारे में देख रहा था, कुछ लोगों से बात कर रहा था, पुराने पुलिस ऑफिसर से, कुछ उन लोगों से जिन लोगों ने उसके शुरुआती दिनों में कर्नाटका में जो लोकल न्यूज़पेपर भी थे, जो तुलु भाषा के या कन्नड़ भाषा के, उन न्यूज़पेपर्स में जो उसकी पुराने जो किस्से कहानियाँ छापते थे, उनमें से मैंने कुछ रिपोर्टर से राब्ता कायम किया और मैंगलोर में ख़ास तौर पे मेरी 2-3 सीनियर पत्रकारों से बात भी हुई, जिन्होंने इसके पुराने जो केस पेपर्स थे उनके पास थे, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स थी। टीवी का उस समय पे ज़माना नहीं था, तो उनकी जो बातें सुन के और उसके साथ साथ जो मुंबई में लोग उसके साथ जो रहते थे, डोगरी में जिस इलाके में रहा, थाना में जहाँ पे शुरुआती दिनों में रहा, और उसके बाद घाटकोपर में जब डोगरी से शिफ्ट करके गया, तो जिन लोगों का उससे वास्ता रहा था उस समय पे, उन्होंने कुछ बातें काफ़ी चौंकाने वाली सामने आई हैं। देखिए, वो शख्स जो 1971 में 71 में उसकी पैदाइश होती है। मुंबई के पास एक थाना इलाका है, वहाँ के एक कॉलोनी में, एक बस्ती में, कुलसुम अपार्टमेंट्स में ये मलबारी ने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि मैं 202 नंबर फ्लैट जो था, सेकंड फ्लोर पे 2 नंबर फ्लैट, उसमें इसका परिवार रहता था। जो राशिद का बाप था, उसने 2 शादियाँ उसके पहले हो चुकी थी और तीसरी शादी उसकी राशिद की माँ से होती है। तो लेकिन उसके चलते चलते आने वाले दिनों में इसकी जो माँ है और बाप हैं, उनके 8 बच्चे हो जाते हैं, जिनमें से एक राशिद मलबारी था। इसका एक भाई साजिद था, एक भाई का नाम इस्माइल था, इसकी बहनें भी थी। एक बहन दुबई में सेटल थी, उसकी दुबई में शादी हुई, फिर दूसरी बहन की शादी भी दुबई में हुई। तो कर करा के ये कोई इतने गरीब परिवार का लड़का नहीं था। लेकिन घर में जो भाई बहन ज़्यादा होने की वजह से पढ़ने लिखने का मौका ज़्यादा नहीं मिला। गमडिया स्कूल में इसने 5वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद इसने पढ़ाई छोड़ दिया। कुछ उसका कारण दूसरा ये भी था कि जब इसकी अपनी उम्र 4 साल की थी, तो इसके बाकी बहन भाई बड़े होंगे, ये छोटा होगा उनमें से। तो जब इसका मतलब जब इसकी उम्र 4 साल की थी, 75 में, इसके बाप की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद ये लोग जो हैं, ये डोगरी से शिफ्ट करके, थाना से पहले डोगरी आता है परिवार, उसके बाद बाप की डेथ होने के बाद डोगरी इलाका छोड़ के घाटकोपर में रहने को जाते हैं। घाटकोपर में उस ज़माने में जो दौर था 75-76 से लेके 88 तक, वो काफ़ी गर्मा गर्म वाला माहौल था। बड़ा राजन, छोटा राजन, अब्दुल कुंजू और उसके साथ घाटकोपर के साथ लगते इलाके, कांजूर मार्ग में, विखरोली में, पार्क साइट में बहुत सारे यंग लड़के अंडरवर्ल्ड का रास्ता अख्तियार कर रहे थे। वो एक रिक्रूटमेंट कम इनिशिएटिंग दौर था अंडरवर्ल्ड का, ख़ास तौर पे घाटकोपर, विखरोली, पार्क साइड, कांजूर मार्ग एरियाज़ में। और उसके साथ साथ चंबूर का घाटला विलेज ख़ास तौर पे बहुत बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड था, जहाँ से अंडरवर्ल्ड के कारिंदे इनको मिलते थे, बड़े आकाओं को। तो उस माहौल से पैदा होते हुए
ये लड़के पे असर होना भी कहीं लगता है कि ज़रूरी हो गया होगा। उसका अपना कहना है जो उसने एक 2008 में या 9 में एक स्टेटमेंट जो उसने मैंगलोर पुलिस के कन्फेशनल स्टेटमेंट जो एक दर्ज किया था, उसने जो कोर्ट में पेश की गई थी रिपोर्ट, स्टेटमेंट इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है वो, 20-22 पन्नों की, जिसमें बहुत डिटेल से इसने अपना जो करियर ग्राफ है वो बयान किया है। इसका कहना है कि जब ये छोटी उम्र से ही इस आदमी ने छोटे मोटे 5वीं की पढ़ाई छोड़ के समझो 10-11 साल की उम्र में इसने एक चाय की दुकान पे काम करना शुरू किया। लेकिन वहाँ पे इसका दिल नहीं लगा, ये ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था। तो इसने डोर टू डोर, घर से घर जाके जो मिल्क सप्लाई होती है, जो महाराष्ट्र में हमारे जो सरकारी डायरी है, जो आर्य मिल्क जो आता था, वह उसके जो उस ज़माने में बॉटल्स भी हुआ करती थी, बाद में प्लास्टिक के पाउच आ गए, वो डिलीवरी दूध की घरों घरों में जाके करनी, वो काम इसने शुरू किया। लेकिन वहाँ भी वो मेहनत का काम था, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। अब 3rd फ्लोर पे दूध सप्लाई करना है तो सीढ़ियाँ चढ़ के जाओ, सीढ़ियाँ उतरो, और उस सुबह सुबह एक टाइम लिमिट भी होती थी कि अर्ली इन द मॉर्निंग वो दूध की सप्लाई की जाती थी। तो इसने क्या किया, सुबह दूध बेचने जाना, वो घर से घर घर के जाके सप्लाई करनी, और उसके बाद चाय की दुकान पे काम करना ताकि मैं पैसे ज़्यादा कमा सकूं। तो उस चक्कर में उन्होंने दिनों में ये काम इसने कोई तकरीबन 1980 तक किया। तो वहाँ से उन्हीं दिनों में इसकी बहन जो थी, एक बड़ी बहन इसकी, उसकी शादी जो है वो दुबई में एक इस्माइल नाम के लड़के से हो जाती है। तो वहाँ उस शादी के साथ करते करते 1980 तक नहीं, जब उसके पहले 1971 में बर्थ होने के बाद 13 साल की उम्र में इसने अपना दूध का और चाय का काम काफ़ी सेट कर लिया था, मतलब 84 तक। 85 में इसकी बहन शादी करके दुबई जाती है, और 6 महीने के बाद इसका जीजा, जिसका नाम भी इस्माइल था, वो इसको तकरीबन 13.5 साल की उम्र में इसका वीज़ा लगवा के दुबई अपने पास बुला लेते हैं। तो 1984 एंड से 85 में इस आदमी ने 6 महीने का वीज़ा लगा था इसका पहले, उसके बाद में एक्सटेंड करवाया, ये उसने अपनी स्टेटमेंट में कहा है। तो वहाँ पे इसने एक आइसक्रीम की दुकान पे काम करना शुरू किया। आइसक्रीम की दुकान पे इसका एक दोस्त बना वहाँ पे, जो हिंदुस्तान आता जाता रहता था। तो ये जो थोड़े बहुत पैसे कमाता था महीने के, तो उसके हाथ से अपने घर, अपनी माँ को, अपने दूसरे भाई और बहन जो मुंबई में रहते थे, उनके पास थोड़ा बहुत खर्चा भेजता रहता था। तो तब तक इसका कोई क्राइम में, जुर्म में कोई दाखिल होने का या शामिल होने का कोई मौजू नहीं था, कोई उस समय किसी को पता नहीं था। लेकिन उन्हीं दिनों में जब से शख्स दुबई में नया नया गया था, 14 साल की उम्र, और उसका जो दूसरा भाई इस्माइल मुंबई में था, वो गली के जो गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, छोटे लेवल का एक बदमाश बन गया। उसकी वो लड़ाई झगड़ों की वजह से बहुत जल्दी जल्दी उसको हवालात की हवा खानी पड़ती थी, कभी 15 दिन के लिए अंदर, कभी 1 महीने के लिए अंदर। तो ऐसे करते करते उसके ऊपर काफ़ी छोटे मोटे केस बनने लगे, और इसी चलते उसके बड़े क्राइम करने शुरू किए, और एक बड़े केस में वो आर्थर रोड जेल में बंद हो जाता है। उसका किस्सा मैं आपको सेपरेट कभी सुनाऊंगा। इस्माइल जो बलबारी था, उसकी अपनी जो कहानी है वो राशिद के तरह काफ़ी लंबी चौड़ी है, उसकी क्राइम की प्रेस जो है। तो इसको वो माँ का प्रेशर आता था कि कुछ पैसे इकट्ठे करके भेजो, तुम्हारे भाई की ज़मानत करवानी है। अब ये लड़का 14 साल का, ये दुबई में बैठ के आइसक्रीम की दुकान पे काम करके ये 4 पैसे इकट्ठे करता है और घर में भेजता है, लेकिन वो काफ़ी नहीं था ज़मानत करवाने के लिए भाई की। तो उसके बाद इस आदमी ने वहाँ पे जो शख्स जो इंडिया आता जाता रहता था,
उसने एक बार इससे 10,000 रुपये इंडियन करेंसी कन्वर्ट करके जो दुबई की करेंसी थी उसमें उधार ले लिए कि नेक्स्ट टाइम जब मैं वापस आऊँगा इंडिया से तो आपको दे दूँगा। उसने पैसा वापस नहीं किया, उससे झगड़ा हो गया, इसने उसकी मार पिटाई कर दी और इसको 25 दिन की सज़ा हो गई दुबई में और 10,000 रुपये का फाइन हो गया। अब 25 दिन रहने के बाद जब वापस अपनी आइसक्रीम पार्लर पे आता है नौकरी करने तो मालिक इसको रखने से इनकार कर देता है। उसके बाद इसने एक गैराज में काम किया, मोटर मैकेनिक का काम सीखने लगा। अब दुबई में कुछ शर्तें होती हैं कि आप छोटी उम्र के बच्चों से काम नहीं करवा सकते, जैसे हिंदुस्तान में भी कानून है। तो लेकिन ये इसने थोड़ा लोग छिप के या किसी तरह अपने जो मलबारी लोग वहाँ पे गैराज चलाते थे उनके साथ इसने काम करना शुरू किया और 4 पैसे कमाने शुरू किए। उन्हीं दिनों में इसका भाई जो है वो आर्थर रोड जेल में बंद होता है और इसकी माँ इसके ऊपर प्रेशर डालती है कि तुम वापस आ जा, घर संभालने वाला कोई नहीं है। इसका एक और भाई था साजिद, वो भी दुबई आता जाता रहता था। इनकी एक और बहन भी दुबई मिलने के लिए आती जाती थी। तो उसी चक्कर में ये काफ़ी दुबई के इनकी फैमिली की नज़दीकियाँ बनी रही। खैर, तो ये शख्स वहाँ से 20 साल की उम्र में 1990 के करीब दुबई से वापस आ जाता है। 1 साल 5 साल काम करने के बाद कोई थोड़े बहुत पैसे कमा के भी लाता है, बाकी जो घर भेजता रहता था वो सब खर्च हो गए। अब 1990 में वापस आके ये आदमी अपने भाई को आर्थर रोड जेल में इस्माइल को मिलने जाता है। तो इस्माइल इसको एक उस समय तक जो इस्माइल था उसने छोटा शकील के जो लोग जेल में बंद थे किसी ना किसी केस के चक्कर में, जुर्म के चक्कर में, उनके साथ उसने तालमेल कर लिया था। उसको प्रॉमिस किया गया कि तुम अगर छोटा शकील को अप्रोच करो तो वो तुम्हारी ज़मानत करवा सकता है। तो उसने एक जब मिलने गया अपने भाई को राशिद, उसने एक स्लिप के ऊपर छोटा शकील का नंबर लिख के इसको पकड़ा दिया कि बाहर जाके आप छोटा शकील से बात करना। तो बाहर आके इस आदमी ने छोटा शकील को फ़ोन किया। छोटा शकील ने इसको उसके भाई की ज़मानत करवाने का प्रॉमिस किया, लेकिन इसको शर्त रखी कि आपको हमारे कुछ काम करने पड़ेंगे। तो इस शख्स ने छोटा शकील के साथ काम करना मान लिया अपने भाई की ज़मानत करवाने के लिए। तो ये एक देखिए शुरुआती दौर में एक यंग लड़का 20-21 साल का कैसे वो आदमी जुर्म की दुनिया में कदम रखना शुरू करता है। शुरू में इसको छोटा शकील ने काम दिया, हवाले का पैसा जिन लोगों के पास पहुंचाना होता था डिलीवरी बॉय का काम दिया। पहले हज़ारों में पैसे दिए, फिर लाखों में पैसे दिए, जो एक जगह से कलेक्ट करके दूसरी जगह पे पहुंचाए जाते थे। तो इसने बड़ी ईमानदारी से वो काम किया। उसके बाद इसको हथियारों का डिलीवरी बॉय बनाया गया। छोटा शकील के जो सीनियर शूटर जिनको मुंबई में काम दिया जाता था, तो काम करने के पहले उसको हथियारों की सप्लाई करनी, एक सेफ हाउस से हथियार लेके, एम्यूनिशन लेके उन किलर्स को पहुंचाना, वो काम राशिद को दिया गया। अब ये एक बहुत ख़तरनाक मोड़ था उस यंगस्टर की लाइफ में, जिसने उसकी इंट्रोडक्शन पैसे के साथ साथ हथियारों के साथ भी करवा दी। और वहाँ से इस आदमी की नज़दीकियाँ छोटा शकील के साथ बढ़ती गई। और वो एक दौर था जब छोटा शकील नए यंग लड़कों को मोटिवेट करके उनको वर्ग ला के या उनको किसी तरीके से उनका दिमाग में ये बातें डाल के अपने साथ मिला रहा था। एक सेपरेट किस्म की एक अपनी आर्मी बना रहा था। उसकी प्रॉब्लम उसकी वजह भी थी एक 93 के एंड में और 94 के बिगनिंग में छोटा राजन के अलग हो जाने से छोटा शकील को पहली बार शार्प शूटर्स की, कंट्रैक्ट किलर्स की कमी महसूस होने लगी। पहले ये सब काम छोटा राजन करता था, लेकिन उसके बाद अचानक छोटा राजन के ग्रुप छोड़ने के बाद छोटा शकील ने इमरजेंसी में जल्दबाजी में कुछ यंग लड़के उनको
उनके दिमाग में ये बात डाल डाल के कि आपको ये काम करोगे तो आपकी कौम की सेवा करोगे, आप ये करोगे वो करोगे, उस तरीके से उनकी एक जो नई टीम बनाई उसमें बहुत बड़े बड़े वो लोग बाद में बड़े काम करने वाले बने। आपको मैंने शायद एक पहले एपिसोड में बताया था कि फिरोज़ कोंकणी उसी दौर में छोटा शकील ने प्रिपेयर किया। उसी तरह मुन्ना झंगड़ा जोगेश्वरी वाला यंग लड़का था 18-20 साल का, उसको अपने गैंग में साथ मिलाया और उसको शार्प शूटर की ट्रेनिंग देनी शुरू की। उन्हीं दिनों में इसके साथ दोनों भाई सादिक कालिया पहले और उसकी डेथ के बाद 98 में उसका भाई आरिफ कालिया। तो इस तरीके से एक नई फौज जो छोटा शकील ने तैयार की थी, उसका लेटेस्ट जो एंट्रेंट था वो रशीद मलबारी बन गया। और 90 में इस आदमी ने वो जो काम थे छोटा शकील के लिए करने शुरू किए। इसको पहला काम दिया गया एक न्यू मुंबई है वहाँ पे, नई मुंबई जिसको कहते हैं, वहाँ पे एक बिल्डर था, उसने कोई छोटा शकील को पैसा देने से इनकार कर दिया था। तो छोटा शकील ने इसको वो कंट्रैक्ट दिया, इसको वो काम दिया रशीद मलबारी को कि उसको आपने मार के आना है। तो मलबारी ने ये अपने स्टेटमेंट में लिखा है कि मुझे एक चाइनीज़ पिस्टल दिया गया 9mm का, वो लेके जब मैं उसके ऑफिस के बाहर जाके 3 दिन तक वेट करता रहा, जब मौका मिला तो मैंने 4 गोलियां चलाई, जिनमें से एक गोली उस बिल्डर को लग गई और मैं वहाँ से डर के भाग गया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ रुकने की। पहली बार मैं ज़िंदगी में मैंने गोली चलाई और वहाँ से भाग गया। उसके बाद उन्हीं दिनों में इसका जो दूसरा भाई था साजिद, वो दुबई से मुंबई आया था छुट्टियां मनाने के लिए। अपने कुछ दोस्तों को मिलने वो बॉम्बे सेंट्रल में अगरीपाड़ा के पास बीटीडी चाल में गया और वहाँ पे उसकी जो इस्माइल के साथ दुश्मनी चलती थी, उसके लिए जो छोटा राजने के लोग ढूंढ रहे थे भाइयों को, तो उनको साजिद वहाँ पे नज़र आ गया जहाँ छोटा राजन के बंदों का भी जमावड़ा था। तो उन्होंने बहुत बुरी तरह साजिद को मारा और कहते हैं कि उसको बेअड कर दिया था, उसका सर काट दिया था। तो वो एक झटका जो था वो रशीद मलबारी के लिए बहुत बड़ा था। उसके बाद चलते चलते इसके भाई को, इस्माइल को मलबारी को विक्रोली कोर्ट में छोटा राजन के 10-12 लोगों ने कोर्ट की प्रेमाइसिस के अंदर अटैक किया, उसको बुरी तरह घायल किया। तो अब जो रशीद था वो भागने लगा, छिपने लगा, छोटा शकील से बात करने लगा ज़्यादा कि मेरी जान को भी खतरा है। तो उस अपने दुश्मनों से बचने के लिए पहले तो ये तमिलनाडु में जाता है छुपने के लिए, कुछ महीने केरला में रहता है। उसके बाद वापस छोटा शकील के गाइड करने के मुताबिक वो कासरकोड में अपना एक अड्डा बनाता है। और जिन लोगों ने इस्माइल पे हमला किया होता है और इसके भाई साजिद से हमला किया होता है, उसमें 2 शख्स पहचान लिए जाते हैं, एक प्रशांत और एक जॉन। वो दोनों लोग मैंगलोर के पास रहने वाले थे। तो छोटा शकील ने रशीद मलबारी को 3 हथियार भेजे, चाइनीज़ पिस्टल। 2 आदमी इसको दिए कि तुम्हें वो मैंगलोर में मिलेंगे और अपने भाइयों की मौत का बदला ले लो। तो राशिद मलबारी ने उडुपी में जाके एक कौम करके एक सिटी है, वहाँ पे उन दोनों लोगों को रेलवे स्टेशन के बाहर उनको घेरा और दोनों को मार दिया। वो एक बड़ा काम था जो राशिद मलबारी कहता है कि वो दोनों को मार के गोलियां चला के जो मैंने बदला लिया, वो उसके बाद मुझे बहुत हौसला मिला अपनी जुर्म की दुनिया में प्रवेश करने के लिए। तो उसी दिनों में उस भाग दौड़ में 92 में इसकी शादी भी हो जाती है। ज़ोहरा नाम की लड़की जो मालाबार एरिया की थी, उसके साथ शादी करके ये आदमी लुकते छिपते अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। केरला में छिपने गया तो इसकी माँ ने थोड़े दिनों के बाद, माँ के साथ इसकी बहुत अटैचमेंट थी, तो माँ ने बोला कि तुम आ जाओ, मैं बात करती हूँ पुलिस ऑफिसर से, किसी से तुम्हारा
समझौता करवा देते हैं, भाग के कब तक छिपते रहोगे। तो ये वापस बॉम्बे आता है, लेकिन दुश्मनों की निगाह तो थी, इसको यहाँ भी बैठने को नहीं मिला। तो 94 में इसके भाई का जो इस्माइल के जो दुश्मन थे, उन्होंने इसको एक बड़े तरीके से अंधेरी के एक होटल में बुलाया और वहाँ पे इसको घेर के मारने की प्लानिंग थी, लेकिन ये बहुत फुर्तीला था और मौका देख के वहाँ से भाग गया। और उसके बाद इसको छोटा शकील ने दुबई बुला लिया 99 में दुबई जाके इसको रोका गया, इसको ट्रेनिंग दी गई, इसको अगेन मोटिवेट किया गया कि अब तुम्हें बड़े काम करने हैं, मुंबई वापस नहीं जाना है। तो वहाँ से इसकी मुलाकात करवाई जाती है मुन्ना जिगड़ा से। मुन्ना जिगड़ा, राशिद मलबारी और 7 आदमी वहाँ से इनके साथ दे के एक टीम 2000 के सन 2000 में बैंकॉक भेजी जाती है छोटा राजन को अटैक करने के लिए। उस टीम में जो मेन 2 शूटर थे मुंबई के, वो मुन्ना जिगड़ा और राशिद मलबारी थे। उसका भी पूरा बयान इसने दर्ज करवाया कि कैसे हमने डोरबेल बजाई तो रोहित वर्मा ने दरवाज़ा खोला, मुन्ना जिगड़ा ने लगातार गोलियां चलाई, उसको जगह पे मार दिया। छोटा राजन क्या वो एक दूसरे बेडरूम में था। जब तक हम दरवाज़ा तोड़ के उस बेडरूम के अंदर गए तो छोटा राजन खिड़की से कूद के भाग गया था। वो पूरा बयान इसने दर्ज करवाया हुआ है। खैर, उसके बाद ये शख्स अंडरग्राउंड हो जाता है। 6 महीने बैंकॉक में लुक छुपे रहा, फिर वहाँ से बोट लेके वापस पाकिस्तान पहुँच गया। वहाँ से इसको 2005 में फिर दोबारा मलेशिया भेजा जाता है छोटा शकील की तरफ से। वो काम दिया जाता है बालू डोकरे को मारने का, और बालू डोकरे को बुरी तरह चाकू से और चॉपर से, को वहाँ पे बंदूक लेके जाने का मौका नहीं मिला था, तो इसने चॉपर से और जो छुरे होते हैं उनके साथ उसकी बहुत बेरहमी से बालू डोकरे की एक रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर हत्या करके वहाँ से भाग जाता है। तो ये एक शख्स की कहानी जो एक चाय बेचने से अपना काम शुरू करता है और बाद में छोटा शकील का खास नंबरदारी बनता है। उसके बाद उसको सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उन्हीं दिनों में, जो वरुण गांधी, इंदिरा गांधी का ग्रैंडसन, उसको मारने का कॉन्ट्रैक्ट, और जो बेंगलोर का उस समय पे शिवसेना का जो लीडर था मुतालिक, प्रमोद मुतालिक, उसको मारने का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वो किसी तरह से कामयाब नहीं हो सका और ये आदमी 2005 के बाद हिंदुस्तान वापस आता है बांग्लादेश के थ्रू, और यहाँ पे आके इसको अरेस्ट किया जाता है। 2009 में अरेस्ट होती है, 2014 में ज़मानत मिलती है कोर्ट से कि आपको हर हफ्ते में 2 बार पुलिस स्टेशन में हाज़िरी लगवानी होगी। लेकिन जून 2014 में ज़मानत के पहली जो पेशी बाद में होनी थी पुलिस स्टेशन में, ये नहीं गया और अंडरग्राउंड हो गया। और उसके बाद ये आदमी कई देशों में घूमता रहा और 2000 के जून जुलाई में अबू धाबी में पकड़ा गया, बांग्लादेशी नकली पासपोर्ट पे और नकली वीज़ा पे ट्रैवल करता हुआ। 2000 के जून के बाद उसकी जो लास्ट मूवमेंट आई थी वो अबू धाबी की जेल की आई थी। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत इंक्वायरी की गई, उसको वापस लाया गया कि नहीं लाया गया। लेकिन मेरे जो मैंगलोर में सोर्सेज थे उनका कहना है कि राशिद मलबारी आज साउथ अफ्रीका में हवाला का और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का बहुत बड़ा काम कर रहा है। ये बात कहाँ तक सही है नहीं है, ये आने वाले दिनों में देखेंगे जब कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।